आगे चलते हैं। अब हम आगे अगले टॉपिक पे जो है इलास्टिसिटी का यूनिट जो 2.2 है हमारे पास, प्राइस सिस्टम एंड द माइक्रो इकोनॉमी के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। अब इससे आप वाकिफ हैं तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, जहां आपको लगेगा सर ये आप जरा आराम से समझा दें तो वो हम समझ लेंगे। जैसे ओ लेवल्स के अंदर इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं था, तो वो हम उसको डिटेल से भी देखेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी चूंकि आपको आता है, आपने पढ़ा हुआ है, चलें थोड़ा बहुत भूल गया होगा लेकिन आपने पढ़ा तो हुआ है ना, तो इसलिए इसमें हम जल्दी भी कर सकते हैं। तो हम वो करते हैं, मैं ये व्हाइट बोर्ड खोल लूं जरा। जी, प्राइस इलास्टिसिटी आपको अच्छे से पता है क्या होती है, जल्दी से आप में से कोई भी बता दे। क्या चीज सर? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है? नहीं पता, भूल गए? हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी। सर, क्या चीज सर? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। शादीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? शादीन जी सर आ रही है। आ रही है। ये अब्दुल्ला का तो पता नहीं क्या मसला, लगता है ये नेट का सर बिल नहीं देता। और नेट का बिल पे कर दिया करो आप, कोई बात नहीं। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। जी शादीन आप बताओ उतनी देर, अब्दुल्ला ज्वाइन कर लेंगे या कोई जो प्रॉब्लम है, मैं रिकॉर्ड हो रही क्लास जी। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है? सर जो डिमांड के अंदर चेंज इन डिमांड फ्रॉम द व्हेन द प्राइस राइजेस और डिक्रीजेस। जी बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है। तो द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। यहाँ डिमांड से मुराद इफेक्टिव डिमांड ही है। रिस्पॉन्सिव डिमांड ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। अच्छा, यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ability to respond, ability to। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। ठीक है सर, मुझे भी अच्छा, आपकी आवाज है। तो सर पता रिस्पॉन्सिव, नहीं इस दिन मसला है, लैपटॉप के साथ वालों को इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा था खुद। पता नहीं है आपने क्या सिलसिला बनाया हुआ है। एनीवे, इस पे बाद में बात करते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस जो है उसका मतलब एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड होता है, मतलब डिमांड की एबिलिटी रिस्पॉन्ड करने की ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बहरहाल ये फार्मूला हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है, और इसका अगर हम फार्मूला देख लें तो हमारे पास क्या आता है जी, पीईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये लिख नहीं रहा। और अगर मैं इसमें कोई आपको, ये आपको पता है वैसे तो, मैं अगर टेबल बनाऊं आपको, टेबल से अगर इसको समझाने की कोशिश करूं, चलें उस साइड पे कर लेते हैं। जल्दी से टेबल, या इसको हम ना डिमांड स्केड्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, क्योंकि एमसीक्यूज में ये आपको वर्ड इस्तेमाल वो किया जा सकता है, डिमांड स्केड्यूल। अच्छा, अब वो क्या है जी, प्राइस है आपके पास, क्वांटिटी डिमांडेड है, और आपकी प्राइस जो है लेट से कि वो 10 थी और वो बढ़ के 20 हो गई, और आपकी डिमांड जो थी वो 100 थी और वो 100 से 90 हो गई। तो इसको जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो जो न्यूमरेटर है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम पहले चेंज देखते हैं, डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। 10 का सर। 10 का, मैंने यहाँ 10 लिख दिया। अच्छा, और चेंज चेंज से पहले कितनी डिमांड थी? 100। 100 इंटू 100 कर दिया मैंने, और चूंकि परसेंटेज में निकालना है, अब डिनोमिनेटर के लिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो कितना चेंज आ रहा है प्राइस में? 10 10 10 का। का। और बिफोर चेंज कितनी थी प्राइस? 10। 10 इंटू 100। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, ये आ गया जी
जल्दी से बता दें। सर ये होगा 10% ओवर 100%। हाँ जी, 10% ओवर, सॉरी, सर उल्टा लिख दिया है। हाँ हाँ, 10% ओवर 100%, और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.1। ऐसे ही है ना, हमारे यस पास सर। आंसर आ गया 0.1। अच्छा, जब सर हमारे लेस पास, देन 1 है तो इनइलास्टिक होगी। जी बिल्कुल आपने सही कहा, मैं जल्दी जल्दी इसको कवर कर रहा हूँ। तो अब इलास्टिसिटी है 0. तो कैलकुलेशन आपको पता है कैसे करनी है। तो अब हमारे पास इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 होती है, वो हमारे पास सर इक्वल टू। आवाज बड़ी दूर हो गई है आपकी। अच्छा, मैं वैसे करीबी हूँ, मैं तो दूर नहीं हुआ। ये पता है ऐसा क्यों होता है? जब आपके इंटरनेट में मसला हो रहा हो, शायद आपके साथ नहीं भी नहीं सर ऐसा सर, हो। आपके मुझे माइक के दूर बीच में दूर ही कुछ आ लग रही गया है। है। अच्छा, तो फिर मेरे इंटरनेट पे भी मसला हो सकता है। अच्छा, जी। और आपको आ रही है तो मैनेज करें इसको। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 भी होती है, और प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 भी होती है। और बाकी हम आगे देखते हैं अब एक्सट्रीम्स। अच्छा, इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। और ये जो अभी हमने एग्जांपल ली है, ये इन इलास्टिक डिमांड, ये इसी की एग्जांपल थी। और इसमें हमारे पास जो कर्व बनता है डिमांड कर्व का, वो क्या होता है? वो स्टीप होने की कोशिश करता है, यानी कि इट ट्राइज टू गेट वर्टिकल, वाई एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करता है। और यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है, और आपको नजर ही आ रहा है कि ये आपकी प्राइस है। तो प्राइस में बहुत बड़ा चेंज आया है आपके सामने, यानी कि प्राइस में जो चेंज आपको नजर आ रहा है, ये पेपर में आ सकता है ना, इतना बड़ा चेंज है। लेकिन उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो वो सिर्फ इतना है। इसका मतलब ऑफ कोर्स यही है कि जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है, या परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, वो ग्रेटर है। अच्छा, यहाँ नहीं लिखा, ऊपर भी यही हो रहा है ना जो हमने किया ऊपर। अगर आप ऊपर एग्जांपल देखो तो जो अपना प्राइस है उसमें चेंज आ रहा है 100%, और डिमांड में चेंज आ रहा है 10% का। तो इसी वजह से ये लेस देन बनेगी। डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो यहाँ पर मैं नीचे लिख सकता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इसको हम बोलते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस रिस्पॉन्सिव, इज लेस रिस्पॉन्सिव, या क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस सेंसिटिव। ठीक है, लेस सेंसिटिव टू चेंज इन प्राइस, वो ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसका एक और भी नाम होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इज लो। लो का मतलब यही है कि डिमांड की रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी कम है, प्राइस के चेंज होने से उसमें ज्यादा चेंज नहीं आता। अच्छा, इसी तरह से आगे हम जल्दी से देख लें ग्रेटर देन 1 भी, कि ये हमारे पास डिमांड है। अच्छा सॉरी, ये डिमांड जो है, डिमांड में हम इसको फ्लैट कर देते हैं। अच्छा, एक मिनट ठहर जाओ।
सर आपका माइक, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओहो, अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ, वो मैंने देखा ही नहीं, तो पहले बताओ तो सही ना कि क्या हो रहा है। बहरहाल आपको समझ आ गई। अच्छा, इन इलास्टिक की समझ आ गई थी ना? जी जी सर। सर, पहले तो वाले क्या आ गई। सर सारों की आ गई ये समझ, हाँ, आ वो गई। तो पढ़ा हुआ क्लियर है। हाँ, पढ़ा हुआ था। तो इलास्टिक में भी यही हो रहा है ना कि डिमांड जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है टू चेंज इन प्राइस। वो आपको नजर भी आ रहा है गैप से कि प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो बड़ा कम है, लेकिन डिमांड में चेंज बहुत ज्यादा आ रहा है। तो डिमांड ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है टू चेंज इन प्राइस। बहरहाल यही बताया मैंने इसके अंदर। इसमें जो कर्व होता है ना वो फ्लैटर होता है। इट ट्राइज टू गेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जबकि इसके अंदर जो कर्व होता है वो स्टीपर होता है। इट ट्राइज टू गेट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, अब अगर हम इक्वल टू वन को देख लें, जिसको यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं, यानी कि ये तो हो गया ना जी इलास्टिक, मैंने यहाँ लिखा नहीं था, ये हो गया जी यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, तो इसमें अगर आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो चेंज हो रहा है प्राइस में, वो जितना चेंज प्राइस में हो रहा है उतना ही चेंज जो है वो हमें डिमांड में भी नजर आ रहा है। कि ये चेंज अगर प्राइस में आया है तो उतना ही चेंज जो है वो आपका डिमांड में भी आ गया है। तो ये जो है वो यूनिटरी इलास्टिक है, मतलब इसमें डिमांड उतना ही रिस्पॉन्ड करती है जितना कि प्राइस चेंज होती है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज है इन क्वांटिटी डिमांडेड वो इक्वल होता है। अब यहाँ क्या होता है इस केस में, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जबकि यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है कि इन परसेंटेज चेंज कहाँ गया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, अब ये बात तो आपको आती भी है, आसान भी थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो अब हम देख लेते हैं जल्दी से कि ये तो हम पहचानते हैं डायग्राम से, कैलकुलेशन से, यानी कि अगर आप कैलकुलेट करके आंसर आपका वन से कम आएगा तो इनइलास्टिक, अगर कर्व आपका स्टीपर होगा तो इनइलास्टिक, अगर आपका आंसर जो है वन से ज्यादा आएगा तो इलास्टिक, या अगर आपका जो कर्व है वो फ्लैटर होता जा रहा है तो वो इलास्टिक। और डिमांड, अच्छा यहाँ पर ना एक छोटा सा मुझसे जगह नहीं थी, मैं अलग से बनाता हूँ। हमने यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का बनाया, ये इस तरह का एक्चुअली नहीं होता। तो मैं इसको नीचे आपको, ये हम मैंने बनाया तो है आपको दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअली जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का होता है वो इस तरह का होता नहीं है। वो किस तरह का होता है मैं नीचे बना रहा हूँ यहाँ, यही बनाता हूँ। ये देखो, वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि यूनिटरी इलास्टिक में जो चेंज होता है वो दोनों का बराबर होता है, लेकिन यूनिटरी इलास्टिक जो डिमांड कर्व है वो कुछ ऐसा होता है। मतलब वो किसी भी वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस की तरफ टेंडेंसी नहीं रखता, झुकाव नहीं रखता। और इसमें अगर आप प्राइस में कोई चेंज भी लेकर आएंगे तो वो चेंज उतना ही होगा जितना के डिमांड में उतना ही चेंज होगा जितना कि चेंज प्राइस में आ रहा है। ठीक है। और इसी तरह अगर आप आगे चले जाएं और चेंज कर लें प्राइस को, तो तब भी चेंज जो है वो बराबर आपको नजर आ रहा होगा। तो ये देखो, प्राइस में इतना चेंज आया, डिमांड में इतना चेंज आया, बराबर है। फिर प्राइस में इतना चेंज आया और डिमांड में इतना चेंज आया, तो अगर हम ये दोनों चेंज मिला भी लें तो ये प्राइस के चेंज के बराबर ही होंगे। अच्छा, इस तरह की डिमांड कर्व को हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। हाइपरबोला डिमांड कर्व। अच्छा, ये क्या होता है यूनिटरी इलास्टिक है, लेकिन इसमें हर पॉइंट पे, मैंने 3 पॉइंट लिए ना, आप पॉइंट ए ले लो, आप पॉइंट बी ले लो, आप पॉइंट सी ले लो, तीनों पे
या किसी भी और पॉइंट पे, आप पॉइंट डी भी ले लो, हर पॉइंट पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू 1 हो, ये आपने याद रखना। हर पॉइंट पे थ्रू आउट द हाइपरबोला डिमांड कर्व, जिसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व बोल रहे हैं, हर पॉइंट पे पीईडी इक्वल टू 1 ही निकलेगी, आप अगर इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। ये हमने ऊपर फार्मूले से अभी इलास्टिसिटी निकाली। अच्छा, लेकिन आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूनिटरी इलास्टिक में तो ये होता है, लेकिन एक लीनियर डिमांड कर्व भी होता है, ये मुझे साथ ही आपको बताना जरूरी है, पेपर में आता है तो इसलिए जरूरी है। क्या चीज? लीनियर डिमांड। लीनियर डिमांड कर्व क्या होता है? यानी कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो हमने बनाया है, ये ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना, अब वो अगर मैं यहाँ बनाऊं ये, तो लीनियर डिमांड कर्व अब बजाहिर लग रहा है कि यार सर ये भी तो किसी तरफ टेंडेंसी नहीं रख रहा, फ्लैट नहीं है, ये स्टीप नहीं है, लेकिन ये डिमांड कर्व भी सेंटर में, ये लीनियर डिमांड कर्व कहलाता है, इसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है वो इक्वल टू 1 है। इसका जो अपर हाफ होता है, ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, ये जो अपर हाफ है इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, और इसका जो लोअर हाफ है इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 होती है। और इसका सबूत ये भी है कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट वैल्यूज लेके, तो आपको ऊपर वाले हिस्से में जितनी वैल्यूज हैं, आप जब भी कभी दो वैल्यूज को यूज करेंगे प्राइस और डिमांड की, आपका आंसर 1 से ज्यादा आएगा। और जितनी आपकी नीचे वाली वैल्यूज हैं जो लोअर हाफ में है, उसमें आप कोई सी दो वैल्यूज लेंगे प्राइस और डिमांड की, तो आपका आंसर 1 से ज्यादा आएगा। इतना ही हमें समझना काफी है। तो लीनियर डिमांड कर्व में हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है। मतलब आप जब, फर्ज किया कि मैं एग्जांपल देता हूं कि आप ना इस पॉइंट पर है यहाँ, अच्छा मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ ले गया, ये जो पॉइंट है ना जहां पर ये टच कर रहा है, अच्छा एक मिनट है, ये चलो मैंने कहा ये ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको भी एक्सप्लेन नहीं करता, बाद में करते हैं। इसको रहने दो। अच्छा, तो लीनियर डिमांड कर्व में ऊपर वाला जो टॉप हाफ है उसमें ग्रेटर देन 1 है, नीचे वाले में लेस देन 1 है, और आप जितना नीचे आते जाती है ना, जितना आप नीचे की तरफ आते हैं, तो इलास्टिसिटी को क्या हो रहा है, कम हो रही है ज्यादा हो रही है? सर इलास्टिसिटी कम हो रही है। कम होती जा रही है, यहाँ आके इक्वल टू 1 हो जाएगी, और उसके बाद जब आप मजीद नीचे जाओगे तो आपकी इलास्टिसिटी जो है वो और कम होती जाएगी, और कम होते होते अगर मैं डिमांड कर्व को यहाँ तक ले जाऊं और आप यहाँ पहुंच जाए, तो यहाँ इलास्टिसिटी क्या होगी, PED इज इक्वल टू 0। ये अब अभी पढ़ने लगे हम 0। और इसी तरह अगर मैं ऊपर, चलो बता ही देता हूँ, इसी तरह अगर डिमांड कर्व ये ऊपर ले जाऊं, अगर मैं यहाँ से उल्टा जाता हूँ यहाँ, तो यहाँ यहाँ बढ़ रही है ना वेलोसिटी, तो यहाँ जाकर आपकी इलास्टिसिटी मैक्सिमम एक्सट्रीम है क्या, पीईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये सर आपको ये समझना किस है। टाइप ऑफ गुड्स के लिए होता है? अब ये ना, अभी इसी तरफ आ रहा हूँ मैं, अब 0 की बात करते हैं और इन्फिनिटी की बात करते हैं। मैंने आपको लीनियर डिमांड कर्व की प्रॉपर्टी बता दी, और आपने ये भी इसका मतलब है कि आपको डायग्राम में इस तरह का यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व नहीं नजर आएगा। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व इस तरह का ही बनता है, ये हाइपरबोला। अच्छा, अब हम देख लें कि जो इलास्टिक, ये जो इन्फिनिट इलास्टिक है और जीरो इलास्टिक नजर आ रहा है, इसको जरा देख लें। एक मिनट, अच्छा, अब मैं यहीं पर बनाने लगा हूं जी। ये है इन्फिनिट इलास्टिक, और यहाँ पे हम कर देते हैं जीरो इलास्टिक।
ٹھیک ہے. اچھا, انفینٹ الاسٹک جو ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو الاسٹک ڈیمانڈ کا کرو ہوتا ہے, اچھا اس کو ہم اور بھی اس کے نام ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس کے اور کیا نام چلتے ہیں. اس کو ہم کمپلیٹلی الاسٹک بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم پرفیکٹلی الاسٹک بھی بولتے ہیں. یہ اسی کا نام ہے. اب جیسے آپ کو بتایا کہ جو الاسٹک ڈیمانڈ کا کرو ہوتا ہے وہ فلیٹ ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, and it tries to get parallel to x axis. یہاں پہ چونکہ یہ ایکسٹریم کیس ہے تو یہاں مکمل فلیٹ ہو جائے گا ڈیمانڈ کا. اور آپ کو کیا ہو رہا ہے جی, پتہ چل رہا ہے کہ پرائس, یہ اگر میں 2 پوائنٹ لوں تو لگ رہا ہے کہ یار ڈیمانڈ تو بڑھ رہی ہے لیکن پرائس میں تو لگتا ہے کوئی چینج نہیں آ رہا. ایسے ہی ہے نا. تو انفینٹ الاسٹک کا کیس, اب اس کا یہ نام کیوں ہے, اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پرائس کو بڑھائیں گے, کیونکہ یہاں تو پرائس کا چینج آپ دکھا ہی نہیں سکتے. لگ رہا ہے نا کہ بظاہر کے پرائس میں چینج نہیں آ رہا, ایکچولی آ رہا ہے لیکن وہ آپ ڈائیگرام میں دکھا نہیں پا رہے کیونکہ ڈیمانڈ جو ہے یہاں پر ہائپر سینسٹیو ہوتی ہے. خالی زیادہ سینسٹیو نہیں ہے, ہائپر سینسٹیو, بہت زیادہ رسپونڈ کرتی ہے. تو اگر پرائس بڑھے گی تو جو ڈیمانڈ ہے نا وہ انفینٹی پہ چلی جائے گی اینڈ یو کی ناٹ کیلکولیٹ اٹ. اور اگر آپ پرائس کو کم کر دیتے ہیں تو ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک دم سے زیرو ہو جائے گی. یہ ہے ہائپر سینسٹیوٹی آف دا ڈیمانڈ, اور ان انفینٹ الاسٹک کے کیس میں ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا, اور اگر ہم زیرو الاسٹک کو لے لیں جس کو ہم کمپلیٹلی ان الاسٹک بول سکتے ہیں, کمپلیٹلی ان الاسٹک, یا اس کو ہم پرفیکٹلی ان الاسٹک بھی بول سکتے ہیں. اور اس کا جو آپ کو پتا ہے ان الاسٹک کی جو ڈائیگرام ہوتی ہے وہ سٹیپر ہوتی جاتی ہے, جو کرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایکسٹریم کیس ہے, اس میں مکمل طور پر سٹیپ ہو جائے گا, یعنی کہ مکمل طور پر ورٹیکل ڈائیگرام ڈیمانڈ ہو جائے گی. مطلب آپ کی پرائس چینج ہو رہی ہے لیکن ڈیمانڈ میں بڑھے یا کم ہو جائے ڈیمانڈ میں کوئی فرق نہیں آ رہا. تو یہاں ڈیمانڈ جو ہے وہ زیرو الاسٹک ہو گئی ہے, ڈیمانڈ میں کوئی چینج نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ کو سر یہاں بھی تو آپ نے زیرو لکھا ہوا ہے, اور بھائی یہ تو ہے کہ کوئی بھی ویلیو تھی ڈیمانڈ کی ایک دم سے زیرو ہو گئی, چینج ہوئی ہے نا. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہاں ڈیمانڈ رسپونڈ کرتی ہی نہیں ہے, ہائیلی ارریسپونسو, بالکل چینج نہیں ہوتی وہ پرائس کے چینج ہونے سے. تو ڈیمانڈ ڈز ناٹ ریسپونڈ ایٹ آل ٹو اے چینج ان پرائس. تو وہ یہاں میں نظر آ رہا ہے یہاں پر. اچھا, اب یہ نارملی اگر ہم بات کریں تو ویسے تو اس کی ایگزامپل دینا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ تو ایکسٹریم کیسز ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتی. یعنی کہ اگر میں یہاں پی ای ڈی بناؤں, اس کی اگر میں ایک ایسے کر کے ڈگریز بنا لوں تو اس اینڈ پہ اگر میں کہتا ہوں کہ پرائس الاسٹک جو ڈیمانڈ ہے وہ اکول ٹو انفینٹی ہے فار ایگزامپل, تو میں یہاں پر لیتا ہوں پرائس الاسٹک ڈیمانڈ equal sorry greater than 1. یہاں میں لیتا ہوں جی پرائس الاسٹک ڈیمانڈ equal to 1, اور یہاں میں لے لیتا ہوں پرائس الاسٹک ڈیمانڈ less than 1, اور یہاں میں لے لیتا ہوں پرائس elasticity of demand equal to 0. تو یہ اس طرح سے ہمیں صورتحال نظر آتی ہے. اچھا, اب چونکہ پریکٹیکل ایگزامپل دینا مشکل ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی بات کر سکتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ وہ آئٹم جو کہ اسینشل ہیں اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہا جا سکتا, آپ کے پاس آلٹرنیٹو ہی نہیں ہے, تو اس کیس میں پرائس کے چینج ہونے سے ڈیمانڈ میں کوئی خاص چینج نہیں آتا. جیسے کہ آپ یہ کہہ لو کہ آپ کو نا, آپ ڈرگس کی انٹیک کرتے ہو, آپ منشیات لیتے ہو, تو اب قیمت بڑھے یا کم ہو آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, آپ نے اتنی لینی ہے جتنی آپ کی باڈی کی باڈی ریکوائر کرتی ہے. ویسے تو نیسیسٹیز جو ہوتی ہیں وہ ان الاسٹک ہوتی ہے ڈیمانڈ. یہ اب آپ کا ہو گیا نشاور چیزیں.
تو آپ کی باڈی کو جتنی ریکوائرڈ ہے آپ نے وہ لینی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا جو ہیروئن ہوتی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے. کیوں جی عبداللہ امین, پتا ہے نا آپ کو؟ جی سر, آؤٹ آف اسٹاک ہوئی تھی آج کل. ہاں جی بالکل. تو وہ بہت مہنگی ہوتی ہے نا, تو پھر بھی لوگ لیتے ہیں جنہوں نے لینی. کیوں؟ گزارا نہیں ہے. وہ ڈیمانڈ ان الاسٹک ہے, پرائز بڑے کم ہو, انہوں نے اتنا انٹیک لینا ہی لینا ہے ہیروئن کا جتنی کی ان کو باڈی, جتنی باڈی سر ریکوائرمنٹ. پیٹرول بھی ایگزامپل ہو سکتی ہے, اس ایک پرائم ایگزامپل ہے. ایگزامپل ہو سکتی ہے, لیکن پیٹرول کی ڈیمانڈ پرفیکٹلی ان الاسٹک نہیں ہوگی. ان الاسٹک ہو سکتی ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹریول کم کر دیں گے, گھومنا پھرنا کم کر دیں گے, پیٹرول لیں گے تو صحیح, لیکن اب آپ اتنا نہیں لیں گے جتنا کہ پہلے لے رہے تھے. تو تھوڑا بہت تو, تھوڑی بہت کمی تو کر سکتے ہیں نا. ہاں اگر آپ صرف پیٹرول استعمال کرتے تھے آفس جانے کے لیے, آنے کے لیے, اسکول جانے کے لیے, آنے کے لیے, ضروری کاموں کے لیے, گروسری لینے کے لیے, تو اس کیس میں آپ, اور گروسری بھی دور ہے اور وہ سب کچھ دور ہے, تو اس کیس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیٹرول کی کنزمپشن شاید آپ کی جو ہے وہ اتنی ہی رہے, اور پرائز کے چینج ہونے سے شاید اس میں کوئی چلتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے آلٹرنیٹو ہوتے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, بعض اگر آپ کہتے ہیں پیدل چلے جاتے ہیں, تو اس کیس میں ہو جاتا ہے. اچھا اگر بات کروں پرفیکٹلی راستے, تو اس کیس میں کیا ہے, لائف سیونگ ڈرگس کو آپ اب لائف سیونگ ڈرگس نظر آ رہا ہے نا, پرائز اتنی کی اتنی ہی ہے. اگر فرض کیا تو آپ کو تو ڈرگس چاہیے, پیشنٹ تو مانگ رہے ہیں, تو اس کے ہونے میں ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی. اس کو تو آپ لیتے جا رہے ہیں جب تک آپ کو پتا آپ کا پیشنٹ جو ہے نا وہ کریٹیکل سچویشن میں ہے یا سروائیو کر رہا ہے, آپ اس کو وہ چیزیں, وہ ڈرگس پرووائڈ کرتے جائیں گے لائف سیونگ, تو ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی اور دیں گی. اب کیونکہ پیشنٹ کی حالت خراب ہو رہی ہے, آپ کو وہ جو میڈیسن زیادہ دینی پڑ رہی ہے, ایونچولی شاید ڈیتھ ہی ہو جائے پیشنٹ کی, لیکن اس وقت تو آپ یہ نہیں دیکھتے نا, اس وقت کہتے ہیں یار اور لگانی ٹھیک ہے, اور دے رہے ہیں, تو پرائز وہیں کی وہیں کھڑی ہے, پھر بھی آپ ڈیمانڈ بڑھاتے جا رہے ہیں. تو یہ کہہ سکتے ہیں ایگزامپل کسی حد تک انفینٹ الاسٹک کی بن جاتی ہے, اور دو پریکٹیکلی ایگزامپل اس کی آپ کو جیسے بتایا, کیونکہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتے اس طرح سے, تو دینا مشکل ہوتی ہے. اچھا یہ ہم نے نا یہ کر لیا الاسٹی, پرائز الاسٹی ڈیمانڈ, لیکن اس میں اب کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. ایک رہ گیا ڈیٹرمیننٹس, میں آپ کو دکھا دوں. ہم نے یہاں پہ نا پرائز الاسٹی ڈیمانڈ کی صرف میں بات کر رہا ہوں, اس کی کیلکولیشن دیکھ لی ہم نے, پرائز ڈیفینیشن دیکھ لی ہم نے, فارمولا بھی دیکھ لیا, کیلکولیشن بھی دیکھ لی. اب سگنیفیکینس دیکھنی ہے ہم نے, اور سائز اور سائن یہ ہم نے دیکھنا ہے. پھر ابھی ہمیں پرائز الاسٹی ڈیمانڈ کو ہی پہلے کور کروں گا نا. اچھا پھر اس کے بعد ہم نے اس کے جو یہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ الاسٹی کتنی کون کون سی ہوتی ہے, یہ بھی کور ہو گیا. پھر یہ اسٹریٹ لائن جو ڈیمانڈ کا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. پھر فیکٹرز کون سے ہیں جو پرائز الاسٹی ڈیمانڈ کو افیکٹ کرتے ہیں, یہ ہم نے پڑھنا ہے. یہ ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. اسے بولتے ہیں ڈیٹرمیننٹس آف پرائز الاسٹی ڈیمانڈ, اور ہم نے یہ بھی کل کور کر, یہ بھی اسی کے ساتھ ہی چلے گا. بھی ہم نے کیا نہیں ہے کہ ریلیشن شپ بٹوین پرائز الاسٹی ڈیمانڈ اینڈ ٹوٹل ایکسپینڈیچر آن پروڈکٹ, اور پھر ہم کراس اور انکم کو بھی کور ساتھ کر لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی ہے, کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں.